जरा एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कंसीडर थ्री चार्जेज। कंसीडर थ्री चार्जेज Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L। तो कहता है what is the force on a charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle। क्या कहता है? कहता है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कंसीडर थ्री चार्जेज Q1, Q2 एंड Q3। यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, यहां पर चार्ज है Q3। कंसीडर थ्री चार्जेज Q1, Q2 एंड Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड है L। तो कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q विद द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पर, इसका सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा? इसका सेंटर है, तो कह रहा है इसके सेंटर के कारण, इस सेंटर पर कोई चार्ज यदि रखा हुआ है Q, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? इस चार्ज के कारण Q, एक चीज और, ईच इक्वल टू Q, मतलब ये भी वैल्यू Q है, ये भी वैल्यू Q है, ये भी वैल्यू Q है। हर एक चार्ज का वैल्यू Q है वर्टिसेज पर जो रखा हुआ है। तो सेंट्रोइड पर जो एक चार्ज हम रखे हैं Q, इस Q के कारण, इस Q पर ये हर एक चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा? साइन सबका बराबर है। देखिए, एक चीज तो आपको जानकारी ही होगा कि जो सेंट्रोइड होता है तो वर्टिसेज से उसका डिस्टेंस बराबर होता है। ए आर है तो ए भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये सब डिस्टेंस आर हो जाएगा। दूसरी बात है कि यहां पर चार्ज Q है, यहां पर चार्ज Q है, दोनों में रिपल्सन फोर्स होगा। ये रिपल्सन फोर्स मान लेते हैं, लग रहा है F1। उसी तरह B पर चार्ज है Q, सेंटर पर चार्ज है वो Q, यहां पर भी रिपल्सन फोर्स लगेगा F2। उसी तरह C पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है Q, इसमें भी रिपल्सन फोर्स लगेगा F3।
तो कहेगा कि इस पर टोटल फोर्स का वैल्यू निकालिए। तो अभी बताए थे कि किसी चार्ज पर यदि टोटल बहुत सारा चार्ज है अगल बगल, तो हर एक चार्ज का रिजल्टेंट क्या होता है, इसके वेक्टर सम के बराबर होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो सब फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। F1 F2 प्लस F3 तीनों के बराबर हो जाएगा। F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि सब चार्ज बराबर है तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा। फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1, F1 कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ये चार्ज हो गया Q बाई R²। ये यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए से ओ की तरफ। इसको हम लोग लिख सकते हैं along AO फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 के कारण कितना फोर्स लगेगा, F2 1/4πε0 Q बाई R²। यूनिट वेक्टर नहीं लेकर के इसको भी इसी कर सकते हैं, along ये हो जाएगा Q2 के कारण B से O की तरफ, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q3 के कारण F3 1/4πε0 Q इंटू Q बाई R²। ये हो जाएगा along C से O की तरफ। यहां 3 गो फोर्स है, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो कहता है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर के मेथड से हम लोग जोड़ेंगे। यदि सेम डायरेक्शन रहता तो सीधे हम लोग जोड़ देते, लेकिन तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसका एक उपाय तो ये है कि F1 और F2 का वैल्यू पहले निकालिए, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, फिर F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा उसको F3 से जोड़ दीजिए। एक मेथड तो ये है। एक और मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है, इसको आप पढ़े होंगे वेक्टर मेथड में। इसको हम लोग क्या करते हैं, यदि बहुत सारा फोर्स हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं। इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस और इसको हम लोग मान लिए वाई एक्सिस मान लिए। और करते क्या है, जितना भी फोर्स होगा सबको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। जैसे F1 तो सिर्फ वाई एक्सिस में है ही, रिजॉल्व F1 F2 and F3 along एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दिए तो F1 क्या हो जाएगा, ये तो वाई एक्सिस में है ही, तो इसको हम लोग कह देंगे 1/4πε0 Q इंटू Q
बाई आर स्क्वायर, ये तो वाई एक्सिस में है ही, इसको हम लोग कह देंगे माइनस, वाई एक्सिस में क्या होता है, यूनिट वेक्टर जे हो जाता है, -1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर जे। उसी तरह F2 को रिजॉल्व करेंगे, F2 को रिजॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए F2 इधर है, आपको पता है एक्स एक्सिस है, तो एक कितना का एंगल बनेगा, एक कितना का एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनता है, हर एक एंगल का वैल्यू होता है, ए हो जाएगा 120, ए भी हो जाएगा 120, ए भी हो जाएगा 120, हर एक एंगल हो जाता है 120 हो जाता है, तो ए 60 हो जाएगा, ए 60 हो जाएगा, ए है, ए हो जाता है, ए तो 60 हो गया, लेकिन ए परपेंडिकुलर है, तो ए हो जाएगा 60, देखिए ए 60 हो जाएगा, ए 60 हो जाएगा, ए 60 हो जाएगा, और ए हो जाएगा 30 हो जाएगा, ए 30 हो जाएगा, और ए भी 30 हो जाएगा, ए 30 हो जाएगा। उसी तरह ए 60 हो जाएगा, ए 30 हो जाएगा, और ए 30 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, F2 का वैल्यू कैसे करेंगे, F2 cos 30 डिग्री, इधर यूनिट वेक्टर ले लेंगे I, इधर यूनिट वेक्टर हो जाएगा J, F2 cos 30 डिग्री I प्लस F2 साइन, इसको इधर रिजॉल्व करेंगे, तो ए 30 है, तो साइन में लेंगे तो 30 हो जाएगा, कॉस में लेंगे तो 60 हो जाएगा, कॉस नहीं तो ये साइन लिख दीजिए, साइन 30 डिग्री, F2 का वैल्यू हो गया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा cos 30 हो जाएगा √3/2 I प्लस 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और साइन 30 हो जाएगा 1/2, और ऊपर है तो जे हो गया। उसी तरह F3 हो जाएगा, देखिए F3 है, ये 30 एंगल बना रहा है, तो F3 ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, और ये चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस I हो जाएगा, प्लस 1/+ F3 साइन, इसका उधर F3 साइन 30 डिग्री ऊपर चल गया, जे हो गई। अब इसको जरा सॉल्व कर लेंगे, F3 का वैल्यू हो जाएगा
F3 का वैल्यू कितना हो गया? F3 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर कितना है? माइनस आई, मतलब यहां पर माइनस ले लीजिए साइन, आई प्लस F3 का वैल्यू भरिए 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, आई क्या है? जे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 आई हो गया, जे हो गया, जे, और एक cos 30 डिग्री का वैल्यू छूट गया √3/2, √3/2। अब ये सारा वैल्यू जो है इसमें आप जोड़ दीजिए, इसमें आप जोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, तो सब का वैल्यू जोड़ दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट F इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। देखिए F1 हम लोग का क्या ना आया था? माइनस 1/4πε0 माइनस 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, क्या था? जे, जे। F2 का वैल्यू क्या था? देखिए यही था 1/4πε0, ये √3/2 है, इसको पहले हम लोग लिख दें, √3/2 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर कितना है? आई, आई प्लस 1/4π, देखिए 1/2 को हम आगे कर दें, ये वाला 1/2 प्लस 1/2 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू हो गया जे, ये वाला जे हो गई। अब F3 का वैल्यू लिखिए, F3 का वैल्यू तो अभी हम लोग यहां लिखे, F3 का वैल्यू माइनस √3/2 आगे कर दें, √3/2 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, आई, प्लस में एक और हो गया 1/2 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू जे। देखिए क्या क्या कटेगा, आई को एक साथ हम लोग कर दें, आई को एक साथ कीजिएगा, आई वाला कौन कौन है? एक ए हो गया, आई 2 हो गया, यही 2 तो है, √3/2 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, आई, ये तो कट गया, ये तो कट गया। ये जरा देखिए, जे वाला बच गए, कितना हो गया जे वाला? वन बाई 4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बच गया यहां? माइनस जे 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ये हो गया माइनस प्लस 1/2 जे, आई क्या हो गया? 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर बाहर हो गया, अंदर हो गया, प्लस 1/2
आई दोनों कट गया है तो 0 हो गया। अब देखिए 1/4πε0 Q/r², 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू हो गया 0। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल पर यदि सेम चार्ज हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर यदि सेम चार्ज हो, ये जो अभी हम लोग देखे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर यदि सेम चार्ज हो तो इसके सेंट्रॉयड पर कोई भी चार्ज रहेगा तो वहां पर फोर्स का वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो आप पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स समाप्त हो गए। इस पर आप चाहें तो भाई कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डे अब हम लोग शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। हम लोग जरा देखें, अभी तक आप देखे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, देखे 11 में पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। जैसे कोई बॉडी में मास होता है तो मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोई चार्ज बॉडी है तो कोई भी जो चार्ज बॉडी है तो उस पर इलेक्ट्रिक, उस पर चार्ज भी रहेगा, उस पर मास भी रहेगा। मतलब वहां इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों काम करता है। मतलब एक ही साथ बॉडी में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों काम करता है। तो जरा हम लोग देखें कि यह इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे कंपेयर करेंगे। जरा हम लोग देखें दोनों का कंपैरिजन कैसे करते हैं। हेडिंग दीजिए, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे हम कंपेयर करेंगे। जैसे आप जानते हैं कोई दो बॉडी है, बॉडी ए है, बॉडी बी है। इसमें चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है मान लेते हैं Q2। इसका मास है M1, इसका मास है M2। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो होता है वो क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्शन ही होता है। पहला तो ये हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का बीच का कुछ डिस्टेंस मान लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। मतलब मास के कारण, बॉडी के मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दूसरा हम लोग जरा देखें। कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मतलब वह मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? does not depend upon the medium, but the electrostatic force ये तो डिपेंड करता है, definitely depend upon medium। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर। जहां m1 m2 क्या है? इसका मास है, r दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, और G क्या है? G को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G का वैल्यू आप पढ़े भी होंगे, कितना होता है? इस G का वैल्यू होता है 6.67 10⁻⁻11 पढ़े। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब होता है यूनिवर्स के किसी भी कोने में चल जाइए, कहीं भी चल जाइए, तो यह हमेशा वैल्यू कांस्टेंट होता है। यह न तो पानी पर डिपेंड करता है, न हवा पर डिपेंड करता है, किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। हमेशा इसका वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 होता है। इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, पढ़े होंगे, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। जहां K क्या है? एक कांस्टेंट है, और बताए थे कि ये कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम। कूलम लॉ में बताए थे कि ये जो कांस्टेंट है ये मीडियम पर डिपेंड करता है। एयर के लिए भले ही स्पेशली बताए थे, फॉर एयर के लिए या वैक्यूम के लिए K का वैल्यू हो जाता है 1/4πε0, या यही होता है 9 × 10⁹। मतलब एयर के लिए ये होता है
1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह स्पेशली होता है एयर या वैक्यूम के लिए। चलिए हो गया। अब जरा हम लोग आगे देखें, स्पेशली जरा हम एक एग्जाम्पल देखें। एक जरा एग्जाम्पल देखिए। कोई एटम के लिए जरा देखिए, जैसे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जैसा कि आप जानते हैं, कोई एटम है, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है। और जैसा कि जानते हैं न्यूक्लियस पर क्या होता है, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमता है। तो जरा हम लोग देखें कि ये तो भाई एटम में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भी होगा, बहुत सारा प्रोटॉन भी होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, प्रोटॉन के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास होता है, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों लगेगा। साथ साथ ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन भी रहता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर मास तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा। तो जरा हम लोग देखें। जरा देखिए तो, जरा देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? वन बाई 4πε0 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बीच का दूरी मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का दूरी मान लेते हैं, रेडियस है R। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम का रेडियस है R, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस हो गया R। तो E बाई आर स्क्वायर। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19। और जैसा कि आप जानते हैं प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है उतना ही, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये दोनों बराबर हो गया तो हो गया स्क्वायर हो गया बाई आर स्क्वायर। अब जरा ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार आप जानते हैं क्या होता है? एफ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो ही आर स्क्वायर। जी का वैल्यू अभी हम आपको बताए थे 6.67 10⁻⁻11। इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना? 9.1 10⁻⁻31। प्रोटॉन का मास हो गया 1.67 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको भी हम चाहें तो लिख सकते हैं यूनिट न्यूटन, ये भी न्यूटन होगी। दोनों को यदि आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहां ये जाना है ऑन सिंप्लीफिकेशन। यदि हम लोग करते हैं दोनों का, तो सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो ये दोनों का रेशियो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो होता है, क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाता है 2.26 इंटू 10⁻39 आ गया। दोनों न्यूटन है, कट गया, अप्रॉक्स रेशियो आ गया। इसको आप कह सकते हैं करीब करीब 10⁻39 के बराबर होता है। मतलब यहां एक पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट्स क्या कहता है? कह सकते हैं कि यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का दोनों का रेशियो हो गया 10⁻39 10⁻39। इसका मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बराबर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के 10⁻39 टाइम्स के बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में बहुत ही स्ट्रोंग होता है। मतलब कह सकते हैं, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between electron and proton, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अपोजिट चार्ज होता है, यहां अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नियरली कितना होता है? कह सकते हैं 10⁻39 टाइम्स, इतना गुना होता है, स्ट्रोंगर होता है, स्ट्रोंगर देन the gravitational force of attraction between electron and proton. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। मतलब एक हम लोग देखें, यहां इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इस तरह लिखें, यहां हो गया, चलिए ठीक है। यहां पर जरा हम लोग पॉइंट्स लिखें। क्या पॉइंट हुआ? कहता है कि यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में तो हम लोग निकाले, यदि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में निकालिएगा तो क्या होगा? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चूंकि उस पर चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू 0 होगा, सिर्फ होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 0 बाई ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू हो गया 0। 0 किसके लिए? फॉर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए, पेयर के लिए। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन लें, 2 गो न्यूट्रॉन लें, तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो होगा 0, क्योंकि उस पर चार्ज होता नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हो गया 0, सिर्फ खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सेकेंड पॉइंट, यदि जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग कंपेयर किए हैं, उसी तरह 2 प्रोटॉन को हम लोग कंपेयर करें, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कंपेयर करें, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन का यहां चार्ज लिखेंगे, जैसे यहां लिखे हैं 1/4πε0। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू तो ठीक है, इतना ही होगा, लेकिन जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है, जी का वैल्यू तो इतना ही होगा, लेकिन प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का मास तो यहां तो ठीक है, लेकिन यहां हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 के जगह पर हो जाएगा, यहां भी वही हो जाएगा 1.67 10 टू द पावर -27। तो यहां -27 होगा, मतलब यहां 39 के जगह पर कम जाता है, ये करीब करीब होता है 10 टू द पावर 36 के रेंज में होता है। 10 टू द पावर 36 किसके लिए होता है? फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए होता है। मतलब 2 प्रोटॉन हम लोग लें, दोनों प्रोटॉन का बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें, दोनों प्रोटॉन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें, दोनों का रेशियो निकालिएगा, तो देखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो करीब करीब 10 टू द पावर 36 आता है, इसके रेंज में आता है। ये तो हो गया प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बीच हम लोग तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 39 10 टू द पावर 39 होता है। किसके लिए होता है? फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर का। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले, दूसरा प्रोटॉन ले, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें, दोनों का बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें, फिर दोनों का रेशियो निकालिएगा, तो ये अप्रोक्स 39 तो अभी आया ही, हम लोग निकाले ही हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। अब कहता है कि यदि दोनों ही इलेक्ट्रॉन हो, तो दोनों का बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों है तो दोनों का चार्ज तो उतना ही होता है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जी का वैल्यू तो इतना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां लिखाएगा, फिर यहां पर भी लिखाएगा 9.1 10 टू द पावर -31 लिखाएगा, तो -31, यहां भी -31 होगा, इसको करीब निकालिएगा, कंपेयर कीजिएगा, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू निकाल करके कंपेयर करेंगे, रेशियो करेंगे,
तो ये करीब करीब आता है 10 टू द पावर 43 के रेंज में आता है। 10 टू द पावर 43 किसके लिए आता है? तो फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा बॉडी है जिसमें चार्ज भी है और मास तो रहेगा ही, चार्ज मास दोनों है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। दोनों का रेशियो हम लोग हर एक केस में निकाल सकते हैं। ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिए कि कोई एटम में जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या रेशियो होता है, प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होता है। इस तरह डिफरेंट केस में ये सब है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। चलिए, अब आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट डे इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।